हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और थियोरेटिकली वह चैप्टर समाप्त हो चुका था। आज के एक दो लेक्चर्स में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एन सिन्हा बुक हो या एनसीईआरटी हो या उसके अतिरिक्त कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पहले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो उससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होना है चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग एन सिन्हा बुक का कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज NaCl structure and a density of 3.65 gram per centimeter cube. So calculate the volume of the unit cell. ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन थोड़ा सा समझना है फैक्ट को। देखो क्वेश्चन में देखोगे तो वॉल्यूम का कैलकुलेशन पूछा है। अभी तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्ट गिवन दिया हुआ है, वॉल्यूम तो कैलकुलेट ही करना है। मतलब हम लोग को अभी इस क्वेश्चन में पता करना ओवरऑल मास। एक बार यदि मास हम लोग निकाल लें, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम अपने आप हो जाना है। उसके लिए क्या बोल रहा है समझोगे कि यह जो Mg वो है, इसका स्ट्रक्चर है किसके जैसा? सोडियम क्लोराइड के जैसा। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें से जो Cl माइनस आयंस होते थे उनका Ccp या FCC लैटिस होता था, जिसमें पर यूनिट सेल 4 पार्टिकल्स होते थे। उसी प्रकार से NaCl जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और इसमें भी 4। मतलब इसमें जो Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो था वह कितना था? 4:4 का, मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट ऐसा। तो यहाँ यदि बोल रहा है MgO, तो MgO का फिर वही कहानी है कि इसमें भी Mg2 प्लस और O डबल माइनस का जो रेशियो होगा वह 4:4 होगा। तो यहाँ भी कितने बन गए? 4 फॉर्मूला यूनिट। अब यहाँ से आप निकालो मास ऑफ MgO। तो मैग्नीशियम का 24, इसका 16, तो ये हो गया 40। तो यह एक फार्मूला यूनिट का मास हुआ 40। तो यदि 4 के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 × 40, मतलब 160, और यह 160 ग्राम पर मोल। ऐसे लिखते हैं मास हम लोग। तो यह जो मास आया है 160 ग्राम पर मोल, ये पर मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह 1 मोल के लिए हो गया। नहीं, पर मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह 1 मोल के लिए हो गया है। तो मास ऑफ 1 मोल MgO इक्वल टू 160 ग्राम। हम लोग को 1 मोल से क्या मतलब है? इसके क्रिस्टल में आखिर 1 मोल MgO तो नहीं है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें जो है 4 है, इसमें टोटल 4 फार्मूला यूनिट है। तो यदि यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऐसे कि यह जो 160 ग्राम है, या 160 ग्राम यहाँ से हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो MgO मतलब कि यहाँ बस 1 यूनिट है। तो जब यहाँ से 1 के लिए निकालोगे तो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, या सॉरी इसको ऐसे करें हम लोग,
कि 160 ग्राम 1 मोल का है, तो हम लोग 1 के लिए निकालेंगे मास ऑफ 1 mgO, 1 मोल नहीं 1 mgO। तो 1 mgO के लिए निकालोगे तो एवोगैड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1 mgO का निकल जाएगा। अब 1 mgO का मास पता चल गया, उसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। मास हो गया 160 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 और डेंसिटी दिया हुआ है 3.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम ख़त्म, बाकी इतना सॉल्व करोगे तो वो बच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। यही करना था हम लोग को। मतलब यहाँ से जो मेन कंसेप्ट समझना था वो यह था, सोडियम क्लोराइड से जो कंपैरिजन किया ना, तो सोडियम क्लोराइड से कंपैरिजन क्यों किया और किया तो फिर उससे क्या वह बतलाना चाह रहा है, क्या वह इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है उस सोडियम क्लोराइड का कंपैरिजन से, इस बात को समझना था। नहीं तो इधर तो फिर बहुत आसान सा है ऐसे। तो सोडियम क्लोराइड से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा था भाई कि सोडियम क्लोराइड का लैटिस में 4 फार्मूला यूनिट होता है, 4 सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयन, तो उस हिसाब से मैग्नीशियम का भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 4 फार्मूला यूनिट मैग्नीशियम का मास निकाल लिए। तो यह जो मास आया है 4 फार्मूला यूनिट का या फिर बोले 1 मोल mgO का आया है, क्योंकि लैटिस में 4 ही फार्मूला यूनिट है इसका। अब 1 मोल mgO का 160 ग्राम है, तो हम लोग 1 का निकालेंगे और 1 का निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो मास निकल गया, डेंसिटी गिवन है, तो फिर वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ना जिसमें कंपैरिजन करे किसी दूसरे क्रिस्टल से, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन तुम प्राप्त करोगे, बस वो समझना था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ mgO का लैटिस हम लोग को पता नहीं था, इसलिए बोल दिया कि NaCl से कंपेयर करो। हालांकि जब सोडियम क्लोराइड का लैटिस हम लोग देख रहे थे, वहाँ देखे थे कि इसके जैसा mgO का भी स्ट्रक्चर होता है, तो उसी से क्वेश्चन बन गया यहाँ। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द ionic radii of Na plus ion and Cl minus ion are 95 and 181 picometer respectively. So what is the length of the unit cell? What is the length of the unit cell of sodium chloride? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी लैटिस को ही समझना है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों का आयनिक रेडियस गिवन है। अब बोल रहा है कि ये दोनों मिल करके जो लैटिस बनाएंगे, उस लैटिस के यूनिट सेल का क्या एज लेंथ होगा। तो सोडियम क्लोराइड का लैटिस तो हम लोग बहुत पहले देखे हैं, अभी भी इसको समझाए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, कि सोडियम क्लोराइड यदि है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से, और यह क्लोराइड आयन का CCP लैटिस है, जिसको हम लोग FCC भी बोल करके चलेंगे, और यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। अब यदि इसको आप दिखलाओगे एक लैटिस में, तो फिर ऐसे दिखलाओगे कि Cl माइनस का CCP लैटिस। तो CCP लैटिस कहने का मतलब क्या हुआ, CCP लैटिस मतलब कि पार्टिकल्स ऐसे कॉर्नर्स पे होंगे FCC लैटिस में,
प्रत्येक फेस का सेंटर पे यहाँ 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 एक पीछे वाला फेस, एक सामने वाला फेस। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे सोडियम आयन के बारे में कि सोडियम आयन कहाँ कहाँ होता है। तो यह सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह क्रिएट होता है। एक एज सेंटर में बन रहा था और दूसरा कहाँ बन रहा था, बॉडी सेंटर में। याद करो जो कंप्लीट लैटिस का हम लोग फिगर बनाए थे तो उस लैटिस का फिगर में तो एक लाइन यहाँ से और गुजरेगा ऐसे, और जब एक लाइन यहाँ से और गुजरेगा तो यह हुआ एज का सेंटर, ये भी हुआ एज का सेंटर। मतलब एक सोडियम आयन यहाँ भी होगा, एक सोडियम आयन यहाँ भी होगा। तो ए हुए सोडियम आयन और ई बीच में हो गया क्लोराइड आयन। अब एक्चुअल जो बात है वो ऐसा है, यहाँ तो सारे सेपरेटली दिख रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में है कि क्लोराइड के साथ अगल बगल जो दो सोडियम हैं वे इनको टच करेंगे। दिस इज Cl माइनस एंड दिस टू आर Na+। तो यदि इसका एज देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा एज ही है इसका, नहीं मतलब कि इसका सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक ही इसका एज है ए। कैसे आएगा बताओ। तो जब यहाँ ए लिखोगे एज लेंथ तो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस यहाँ से यहाँ क्लोराइड, फिर यहाँ से यहाँ, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, फिर यहाँ लास्ट में रेडियस ऑफ सोडियम आयन। देख लो यहाँ भी लैटिस पर ही पूरा कंसेप्ट है। लैटिस को यदि आप समझे हुए हो तो बड़ा आसानी से बन जाना है, लैटिस पे ही है पूरा। अब इन दोनों का रेडियस जो है दिया हुआ है, उस रेडियस का वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाना है। रेडियस ऑफ सोडियम आयन, तो यहाँ भी सोडियम आयन है, मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ सोडियम आयन हो जाएगा। तो 2 इंटू रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 95 प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज 181। कितना जाएगा, प्लस 262 पिकोमीटर, तो 452 पिकोमीटर। दिस इज द आंसर। ऐसा यही आंसर हो गया। तो मतलब यह क्वेश्चन बताया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आयन का रेडियस दिया हुआ हो और उसके यूनिट सेल का एज लेंथ को निकालने बोले, तो हमेशा याद रखोगे इसमें कि इस आयन के अरेंजमेंट को समझना जरूरी है। यदि यहाँ इस अरेंजमेंट को नहीं समझे रहते आप कि सोडियम और क्लोराइड का क्या अरेंजमेंट होता है, तो क्या कभी भी यह क्वेश्चन बन पाता, नहीं बन पाता। इसीलिए जितने भी लैटिस बताए गए हैं, चाहे वह सोडियम क्लोराइड का लैटिस हो, सीजियम क्लोराइड का हो, उसके बाद फिर जिंक ब्लेंड, ऊर्जाइट वगैरह जो भी बताए गए थे, फ्लोराइट, एंटी फ्लोराइट, उन सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो तो उसी के जैसे सिमिलर कुछ और भी क्वेश्चन देखो। हाँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ने पे जो है नहीं कंसेप्ट आना है, इसलिए उसी के जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है साइमल्टेनियसली, तब समझ में आना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट with a density of 19.3 gram per centimeter cube crystallizes in the BCC
structure. The radius of each atom is 1.37 angstrom. Assuming that the atoms touch each other in the crystal. So what is the element? यह थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब पूरा सॉल्यूशन आप कर भी लोगे उसके बाद भी यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है। और मुश्किल कैसे हो जाना है ज़रा देखोगे। कौन सा एलिमेंट है ये पूछा है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को जानने के लिए ज़रूरत है उसका एटॉमिक नंबर। यदि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप एलिमेंट के बारे में चाहते हो तो उसका एटॉमिक नंबर जानना ज़रूरी है। हालांकि एटॉमिक नंबर के अलावा एक और होता है उस एलिमेंट के लिए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास चूँकि एलिमेंट का फिक्स नहीं होता है, एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स हैं उनका मास अलग हो सकता है, आइसोटोप्स का जो फॉर्मेशन होता है उस वजह से। तो मास के आधार पे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के आधार पे हम लोग एकदम सही इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यदि एटम है, कोई चार्ज नहीं है तो। अब इस पूरे चैप्टर में सॉलिड स्टेट में ज़रा आप गौर करो, याद करो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग एटॉमिक नंबर का जिक्र कहीं किए हैं या एटॉमिक मास का जिक्र किए हैं। ज़रा याद करो, दिमाग में रिवाइज करो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं। एटम का एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़े हैं या एटम का एटॉमिक मास के बारे में पढ़े हैं। कहीं भी कोई टॉपिक आया हो रिवाइज करो दिमाग में। तो एटॉमिक नंबर हमने कहीं नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास। और उसके लिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला था रो बराबर जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए, इसमें यहाँ m इज़ द एटॉमिक मास। तो यदि एटॉमिक मास भी पता चल जाए इस कैलकुलेशन से तो उसके आधार पे एलिमेंट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हालांकि बिल्कुल सही बता पाना बहुत मुश्किल है एटॉमिक मास के आधार पे। तो उसके लिए फिर बाकी टर्म्स नोन होने चाहिए, डेंसिटी, जेड, एज लेंथ और साथ ही एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें से बहुत सारे वैल्यूज़ गिवन भी हैं। देखो डेंसिटी डायरेक्ट दिया हुआ है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बीसीसी स्ट्रक्चर बोल करके रखा है, इसका मतलब जेड भी दिया हुआ है 2 बीसीसी के लिए। उसके अलावे एवोगैड्रो नंबर तो हम लोग जानते ही हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक ही दिया हुआ है रेडियस, आर दिया हुआ है 1.37 एंगस्ट्रॉम। अब आर का तो कोई काम है नहीं, फार्मूला में काम किसका है, ए का, एज लेंथ का। तो आर और ए के बीच रिलेशन भी हम लोग जानते हैं, सारे लैटिस या यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन किया गया था इसके लिए। तो फॉर बीसीसी लैटिस या फॉर बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल के लिए हम लोग जानते हैं आर बराबर √3/4a, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हम लोग। डेरिवेशन करते थे ना, वहाँ √3 आता था फिर 4r आता था, दोनों को इक्वेट करोगे तो r बराबर √3/4a ऐसा आ जाना है। लेकिन हम लोग को तो a निकाल कर चलना है, तो a निकालोगे तो ये हो जाएगा 4r/√3। अब 4r इज 1.37 और √3 1.732। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करके जो है आ जाना है तकरीबन 3.16 एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम से काम नहीं चलेगा, उसको हटा करके सेंटीमीटर या मीटर लाना होगा। तो चूँकि डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हो गया काम, ए भी पता चल गया। अब वहाँ से लगा देंगे हम लोग, m बराबर रो इंटू a³ इंटू NA/z। सारे वैल्यूज को पुट कर दो। 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए आ गया है इतना 3.16 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब वो गाइड्रो नंबर बाई 2। यूनिट सारे हट जाएंगे यहाँ से, सारे यूनिट कैंसिल हो जाने हैं। सेंटीमीटर क्यूब ख़त्म, ग्राम में बस बचने वाला है। तो उस हिसाब से अभी पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तकरीबन 184 के आसपास आता है। अब यह जो 184 एटॉमिक मास है, हमें नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में होगा, या इसको याद रखना भी संभव है। तो फिलहाल तो यह जो है टंगस्टेन के लिए है, टंगस्टेन W एटॉमिक नंबर 74 जिसका होता है उसके लिए है। तो बस यहाँ से एक आइडिया आ रहा था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हो सकता है कि टंगस्टेन का इतना बड़ा मास है तो नहीं दे, इसके जगह कोई छोटा सा एलिमेंट दे दे, कॉपर, जिंक, ऐसे करके, क्योंकि लैटिस तो हर मेटल के लिए बनता है। तो फिर वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही अप्रोच करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चूँकि ओवरऑल एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए, जो डेंसिटी का कैलकुलेशन है, उसके अतिरिक्त रेडियस, रेशियो वगैरह का भी बनता है, लेकिन मेन फार्मूला तो यही है। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इसी से आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है या मेटल crystallizes into 2 cubic phases FCC and BCC, whose unit cell lengths are 3.5 and 3.0 angstrom respectively. So calculate the ratio of densities of FCC and BCC. यह भी डेंसिटी से ही रिलेटेड है, वही फॉर्मूला इसमें भी लगना है। थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, अलग है नहीं। कैसे करेंगे इसको देखो। FCC और BCC, इसके लिए एज लेंथ दिया हुआ है 3.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसके लिए दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.0 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या जानते हैं? इसके अतिरिक्त जानते हैं कि Z इक्वल टू इसमें 4 और इसमें Z इक्वल टू 2। अब बोर्ड आए कि एक सिंगल मेटल के लिए है, इसका मतलब कि यहाँ जो मास होगा वही मास यहाँ होगा।
अवोगाड्रो नंबर तो सेम ही होना है, इसमें तो कोई है ही नहीं अंतर। मान लें कि इसका डेंसिटी है ρ1 और इसका डेंसिटी है ρ2, तो यही ρ1 और ρ2 के बीच का रेशियो निकालने बोला है। ρ1/ρ2 क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दो ना। रो का तो फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, Z/m/a³ उसी को लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 4m को तो m ही रखना है, या m को हम लोग x मान लिए हैं तो x रख दो। a³ a ज़रा ध्यान से देखो, 3.5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक, इंटू Na। अभी इतना डिवाइडेड बाई फिर इसका डेंसिटी, तो इसके लिए 2 × x ये हो गया 3.0 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू Na। तो इसमें से बहुत सारे चीज़ तो कट जाने हैं, Na ख़त्म, x ख़त्म, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ρ1/ρ2 बराबर ये हो गया 4/2, ये ऊपर चला जाना है तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा 3.5 × 10⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो इस बार देख लो इतना कट जाना है ए, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ 4/2, ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 3.5 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देना है, हो गया। तो 4 × 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2, और वैसे इसका क्यूब निकाल लोगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देना, जो आ गया वही रेशियो हो जाना है। ऐसा तो बार बार बता रहे हैं कि बस एक फार्मूला है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए, डेंसिटी वाला। क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में उसी से रहेंगे, अलग अलग तरीका होगा पूछने का, अंतर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे 2-4 अलग अलग टाइप के, तो फिर एग्ज़ाम में उससे हट करके कुछ पूछने का सवाल नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग और करें एडवांस टॉपिक। Calculate the ratio of the spacing of the 100, 110 and 1 planes of a cubic crystal। मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स इक्वेशन वगैरह जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, एडवांस टॉपिक जो था उसमें फॉर्मूला बताया गया था डिस्टेंस से रिलेटेड, और वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था DHKL बराबर A बाई √H का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, जहाँ HKL मिलर इंडिसेस थे जो कि एक क्रिस्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता था। ऐसा तो बस तीनों के लिए अलग अलग निकाल देना है। सबसे पहले निकालो D100 के लिए, चूँकि यूनिट सेल वही है तो एज लेंथ तो सब में सेम होगा A, बस यहाँ हो जाना है H के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, K और L के जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये ओवरऑल हो गया A। 1 का स्क्वायर 1 ही, A √1 ही होता है। उसी प्रकार से निकालो एक बार D110 के लिए, तो A 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो A/√2। नेक्स्ट फिर निकालो 111 के लिए, तो A/√2
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a/√3। अब यहाँ से रेशियो कर दो, रेशियो D100, D110, D111, तो ये हो गया a, ये है a/√2, दिस वन इज a/√3। a हटा दो तो यहाँ 1, ये हो गया 1/√2, दिस वन इज 1/√3। अगेन 1/1.414, 1/1.732, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, जो आया वही। समझ रहे हो? तो इतना से बाहर का कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने का बात नहीं है। इसी टाइप के कोई क्वेश्चंस होंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम को लेकर के चलो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के चलो। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस बनाओ, एनएन सिन्हा बुक्स के सारे क्वेश्चन बनाओ, चाहे वे एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज के बाद कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सबको जो है आप डील करो अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको बनाओ तो हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखा हमने, अगला लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धन्यवाद।